अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं गैसियस स्टेट चैप्टर 5 और हम इसमें से अब सबसे पहले पढ़ेंगे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले बच्चों जो टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस की हम पढ़ेंगे वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को कैसे समझो, देखो सपोज़ हम किसी रूम में हैं और हमने यहाँ इस रूम के एक कॉर्नर पे एयर फ्रेशनर स्प्रे किया तो क्या होगा बच्चों, वो थोड़ी देर में एयर फ्रेशनर पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। ये क्या है, यही डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या है, देखो हम रूम के एक कॉर्नर में खड़े हैं और हमने वहाँ पे एयर फ्रेशनर स्प्रे किया तो एयर फ्रेशनर के अंदर से जो मटेरियल निकलेगा वो थोड़ी देर तो उसी एरिया में जहाँ पे आपने उसको स्प्रे किया है, फिर उसके बाद बच्चों वो पूरे रूम के अंदर वो जो एयर फ्रेशनर में से निकलने वाले मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब जो डिफ्यूजन की एक डेफिनेशन आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ी है वो क्या है, देखो मैंने एयर फ्रेशनर स्प्रे किया, वो जिस एरिया में मैंने स्प्रे किया वहाँ उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा। अब थोड़ी देर में रूम के बाकी हिस्सों में उस एयर फ्रेशनर वाला मटेरियल तो नहीं है ना, मतलब दूसरे रूम के दूसरे एरिया में वो एयर फ्रेशनर वाला मटेरियल नहीं है, मतलब वहाँ उसकी क्वांटिटी कम, कंसंट्रेशन कम। तो जहाँ पे उस एयर फ्रेशनर की मटेरियल का मटेरियल ज़्यादा है वहाँ हम बोलेंगे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा। थोड़ी देर में वो हाई कंसंट्रेशन वाली जगह से वो एयर फ्रेशनर का मटेरियल रूम के उस एरिया में चला जाएगा जहाँ एयर फ्रेशनर वाला मटेरियल कम है या उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ धीरे धीरे वो एयर फ्रेशनर का मटेरियल मूव करता जाएगा और बच्चों और वो एयर फ्रेशनर का मटेरियल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा। दिस इज डिफ्यूजन। बायो में आप डिफ्यूजन की यही डेफिनेशन पढ़ते हो कि डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, दैट इज डिफ्यूजन। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे गैसेस में डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे कि एक और तरीके से डिफाइन करेंगे। वैसे कि बच्चों सपोज जी मेरे पास कोई कंटेनर है या सिलेंडर है और इसमें एक गैस है। अब मैं अगर एक और गैस यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करूँ, एंटर करूँ, तो अब ये गैस यहाँ से मैंने इंसर्ट की, यहाँ से कोई एंट्री थी, वहाँ से मैंने गैस को इंसर्ट किया। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स आज़ाद हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स आज़ाद मतलब मोशन में है, मॉलिक्यूल्स बंदे ये मॉलिक्यूल्स इधर मूव करें, इधर मूव करें, इधर मूव, सारे मॉलिक्यूल्स अंदर मूव करें। और ये भी मैंने एक गैस के अंदर दूसरी गैस इंसर्ट की। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ी देर में पूरे गैस के कंटेनर के अंदर क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और ये गैस पूरे के अंदर फैल जाएगी। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये बच्चों कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा कि ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स उसके दूसरी गैस के अंदर मिक्सअप हो गए। क्या हो गए, मिक्सअप हो गए और एक होमोजीनस मिक्सचर बन गया। होमोजीनस मिक्सचर, अब ये यहाँ पे क्या बन गया है, होमोजीनस मिक्सचर। अब ये होमोजीनस मिक्सचर क्यों है, देखो सारी चीज़ें, एक गैस तो पहले थी, दूसरी गैस हमने जो डाली वो उसके अंदर जाके इक्वली डिवाइड हो गई है, उसके पूरे कंटेनर के अंदर इक्वली जाके हर जगह बराबर तकसीम होगी। ऐसा नहीं है कि उस गैस के सिलेंडर के किसी कोने में ज़्यादा पड़ी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी में कम है, ऐसा नहीं है, वो पूरे के अंदर सेम बराबर जाके वो गैस उसके अंदर तकसीम हो गई। और अगर जितने भी, अब ये दो गैसेस मिक्स हो गई तो मिक्सचर बनेगा। अगर मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर बराबर तकसीम हो जाए तो कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर। अब हम डिफ्यूजन को डिफाइन करते हैं। तो क्या है डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, देखो हमने गैस को इंसर्ट किया, ये खुद ब खुद ही उसके अंदर मिक्स हो गई। क्या हमने बाहर से कोई पुश लगाई, नहीं, खुद ब खुद ही हो रहा है मिक्सिंग अप का प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन। देखो रैंडम मोशन मीन बेतरतीब हरकत। क्या ये गैस के मॉलिक्यूल्स किसी तरतीब में जा रहे हैं, यूं सीधे स्ट्रेट किसी लाइन में, यूं नहीं, कोई किसी तरतीब में, रैंडम मोशन में बेतरतीब हरकत में है। ये मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे, इधर इधर, ये इधर, ये इधर, अंदर ये मॉलिक्यूल्स मोशन में है और कोई उनकी तरतीब नहीं है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, बेतरतीब मूव कर रहे हैं। और जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे, ये गैस इस गैस के अंदर जब मिक्सअप हो रही होगी तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स इन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे और टकराना को हम क्या बोलते हैं, कलिजन्स।
तो जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस गैस के अंदर मिक्सअप हो रहे होंगे तो ये इसके साथ कोलाइड भी करेंगे, टकराएंगे भी सही। तो डिफ्यूजन क्या है, और जब ये इसके साथ इसके अंदर से मूव करके इसके अंदर टकराते जाएंगे और मिक्सअप होते जाएंगे तो कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजीनस मिक्सचर, जो कि यहाँ बना है। सो डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कलिजन्स टू फॉर्म अ होमोजीनस मिक्सचर। बच्चों अगला पॉइंट क्या है कि डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मोलेकुलर मैसेज ऑफ गैसेस। अब इसका क्या मीनिंग है, देखो सपोज ये मेरे पास 3 सिलेंडर्स हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस, इसमें मीथेन गैस। बच्चों हाइड्रोजन गैस है मेरे पास ये, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे और एक मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है H2O, दूसरे मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है H2O, यानी हर एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के एटम से मिल के बना हुआ है और ये क्या है मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों मोलेकुलर मैस किसको कहते हैं, एक मॉलिक्यूल के मैस को, एक मॉलिक्यूल के मैस को। तो यहाँ एक जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स है, 2 एटम्स, 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स। और हाइड्रोजन के बच्चों एक एटम का मैस होता है 1 AMU, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिल गए तो 1 AMU और 1 AMU ये कुल मिला के हो जाएगा 2 AMU। और ये हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मैस है 2 AMU। 2 AMU क्या है बच्चों, यहाँ पे मोलेकुलर मैस ऑफ हाइड्रोजन गैस, मोलेकुलर मैस है हाइड्रोजन गैस का। व्हाट इज मोलेकुलर मैस, एक मॉलिक्यूल का मैस। हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के अंदर जहाँ के देखिए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं और दूसरे मॉलिक्यूल में भी 2 एटम्स, 2 एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल के मैस को क्या बोलेंगे, मोलेकुलर मैस। और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है 2 AMU। इसी तरह बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का देखते हैं। देखो ऑक्सीजन में अगर हम झांक के देखें तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, और ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और इसका ये भी 2 एटम्स कंबाइन हुए, यहाँ भी 2 एटम्स कंबाइन हुए, और क्या बन गया यहाँ पे जी मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल का मैस निकालना है, मोलेकुलर मैस, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मैस होता है 16 AMU और दूसरे एटम का मैस भी 16 AMU, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 32 AMU। तो यानी ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है 32 AMU इज द मोलेकुलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों देख रहे हो आप कि हाइड्रोजन गैस का मोलेकुलर मैस कितना है 2 AMU और ऑक्सीजन गैस का मोलेकुलर मैस कितना है 32 AMU, जो कि ज़्यादा है। और अगर हम मीथेन में हम देखें ना तो बच्चों मीथेन के एक मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है CH4, दूसरे मॉलिक्यूल भी का फार्मूला भी CH4, तीसरे का भी CH4। तो अब इसमें CH4 मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से एक मॉलिक्यूल मिलकर बना हुआ है। और अगर हमें इस मॉलिक्यूल का मैस निकालना है तो इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जमा कर लेंगे। देखो ये कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स मिलके मीथेन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एटम कार्बन के एक एटम के मैस को बोलेंगे एटॉमिक मैस, और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन के एक एटम के मैस को एटॉमिक मैस, और 4 एटम्स हैं तो इन तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेज को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस मॉलिक्यूल का मैस। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम है, कार्बन के एटम का मैस 12 है, एक ही है। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 4 एटम्स, और हाइड्रोजन के 1 एटम का मैस कितना होता है 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 + 4 × 1 ये 4 हो जाएगा, और 16 AMU हो जाएगा मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मैस। अब देख रहे हो आप कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है, मोलेकुलर मैस यानी 2 AMU, और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है 32 AMU मोलेकुलर मैस, और मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है 16 AMU। तो बच्चों जिन गैसेस के मोलेकुलर मैसेज कम होते हैं, जिन गैसेस के मोलेकुलर मैसेज कम होते हैं वो इजीली डिफ्यूज़ कर सकती हैं। मोलेकुलर मैस मतलब गैस के मॉलिक्यूल का वजन, जिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मोलेकुलर मैसेज कम होते हैं वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाती हैं, तो हाइड्रोजन इजीली डिफ्यूज़ करेगी और ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज़ नहीं करेगी एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। और ये तो
इसका मोलेकुलर मास तो 16 AMU है मीथेन का। यहाँ भी इजीली डिफ्यूज़ नहीं कर पाएगी, बट ऑक्सीजन की निस्बत ये इजीली डिफ्यूज़ कर जाएगी। बच्चों बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ रैपिडली देन हैवियर वंस। लाइटर गैसेस पता है किनको कहते हैं? जिनका मोलेकुलर मास कम होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस के मोलेकुलर मास कम है तो ये लाइटर गैसेस वो जिनका मोलेकुलर मास कम है, और हाइवियर गैसेस वो जिनका मोलेकुलर मास ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलेकुलर मास क्या है? 2 AMU, तो इसका मोलेकुलर मास बहुत कम है, लाइटर गैस है। इसके कंपैरिजन में जो मीथेन है वो हैवियर है, और ऑक्सीजन उससे भी क्या है? हैवियर। तो जो लाइटर गैसेस है, मतलब हाइड्रोजन हो गया, ये इजीली डिफ्यूज़ कर जाए। लाइटर गैसेस मतलब वो गैसेस जिनका मोलेकुलर मास कम है, वो इजीली डिफ्यूज़ कर जाती है। जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन की निस्बत बड़ी तेज़ी से डिफ्यूज़ करती है। हाइड्रोजन गैस क्योंकि इसका मोलेकुलर मास कम है। अब हम आते हैं अगली टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस पे, जो कि क्या है? इफ्यूजन। बच्चों इफ्यूजन क्या है? देखो टायर कैसे पंचर होता है? छोटी सी नीडल लग गई टायर के अंदर, और टायर के अंदर से सारी एयर जो है वो बाहर आ गई, दैट इज इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? किसी भी छोटे टाइनी नीडल के जितने होल में से गैस का बाहर आना इज नोन एज इफ्यूजन। इट इज स्केपिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल इनटू स्पेस विद लेसर प्रेशर। ऐसी जगह पे बाहर आ जाना गैस का जहाँ पे प्रेशर कम है। देखो टायर के अंदर गैस को हाई प्रेशर पे फिल किया जाता है, अब वो वहाँ से होल में से बाहर आएगी, बाहर एयर में, वहाँ पे एयर का प्रेशर कम है। तो इफ्यूजन क्या है? इट इज स्केपिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। जैसे टायर का पंचर होना और एयर का डिफ्यूज होना, बाहर आना। इसी तरह बच्चों जैसे डिफ्यूजन जो है वो मोलेकुलर मास पे डिपेंड करती है, इसी तरह इफ्यूजन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मोलेकुलर मास। तो यहाँ भी लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर। लाइटर गैसेस ऐसी गैसेस बच्चों जिनके मोलेकुलर मासेस कम होंगे। लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस। तो हैवियर गैसेस की निस्बत लाइटर गैसेस इजीली डिफ्यूज करती हैं देन हैवियर वंस। अब हम अगली टिपिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, जो कि क्या है? प्रेशर। देखो बच्चों ये सपोज मेरे पास कोई कंटेनर है, सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर समझ लो, उसके अंदर कोई गैस है। बच्चों गैस के मॉलिक्यूल्स आज़ाद है मोशन में, ये इधर मूव कर रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये इधर, ये मोशन में। और अगर ये मोशन में है, कॉन्टीन्यूसली ये मोशन में है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे? टकराएंगे। कभी ये आपस में टकराएंगे, कभी ये कंटेनर के वॉल्स के साथ टकराएंगे, कभी कंटेनर के ऊपर लिड के साथ टकराएंगे, कभी बेस के साथ टकराएंगे, कभी आपस में टकराएंगे। और ये हर टाइम गैस के मॉलिक्यूल चूंकि कॉन्टीन्यूस मोशन में है तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। अब बच्चों पहले तो हम देखते हैं प्रेशर क्या है। देखो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है? प्रेशर। अब ये क्या है? देखो सपोज मैंने यहाँ पे ये पेंसिल रखी, इसको यूँ समझते हैं। देखो सपोज ये मैंने अपनी फिंगर रखी और मैं अपनी फिंगर से ना ये पेज को प्रेस कर रही हूँ, जोर लगा रही हूँ, तो मैं फोर्स डाल रही हूँ और मैं इतने एरिया पे फोर्स लगा रही हूँ। तो फोर्स और इस पेज को क्या फील हो रहा होगा? प्रेशर। क्या फील हो रहा होगा? प्रेशर। तो फोर्स जो कि एक मैं फोर्स लगा रही हूँ और इतने एरिया पे, तो इतने एरिया पे क्या फील हो रहा है? प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो कि एक एरिया पे लगाई जाए दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब बच्चों ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब ये आपस में टकराएंगे, ये कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे, तो जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो एक दूसरे पे क्या डालेंगे? फोर्स। एंड फोर्स जो कि एक एरिया पे लगाई जाए दैट इज प्रेशर। तो जब ये वो गैस के मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूस मोशन में एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो एक दूसरे पे क्या डालेंगे? फोर्स। जब टकराएंगे तो फोर्स डालेंगे एंड फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो मतलब यहाँ इस कंटेनर के अंदर जहाँ पे गैस है, इस सिलेंडर के अंदर, यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर होगा।
और उसी को बोलेंगे गैस का प्रेशर। डेफिनेशन कर लेते हैं। प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। अब इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो अब प्रेशर का यूनिट क्या होगा, ये न्यूटन इधर ही रहेगा, मीटर जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये क्या है, एसआई यूनिट है। प्रेशर का कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। इसके अलावा बच्चों प्रेशर के और यूनिट्स भी हैं, जैसे पास्कल। तो बच्चों पास्कल में 1 पास्कल प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर यूनिट में 1 ही न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। 1 पास्कल प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर वाले यूनिट में कितने प्रेशर के बराबर है, 1 के बराबर है। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर के बराबर है। इसके अलावा बच्चों बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब में, कहाँ बच्चों, लैब में नहीं बच्चों, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और जबकि मैनोमीटर ये लैब में यूज़ किया जाता है प्रेशर को मेजर करने के लिए। लैब में प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। पहले तो बच्चों ये समझेंगे ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। देखो एटमॉस्फेयर क्या है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ है ये हमारी, और ये हमारी अर्थ की सरफेस है। इससे ऊपर ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अब बच्चों यहाँ पे गैसेस मौजूद हैं, गैसेस, यहाँ गैसेस मौजूद है हमारी एटमॉस्फेयर में। बच्चों मैं आपको बताऊँ, ग्रेविटी की वजह से यहाँ अर्थ सरफेस के करीब गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम, और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो गैसेस की कंसंट्रेशन और भी कम। यहाँ अर्थ सरफेस के करीब गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ग्रेविटी की वजह से। अर्थ सरफेस के करीब गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो गैसेस की कंसंट्रेशन, ग्रेविटी का इफेक्ट कम होने की वजह से गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे अगर गैस की कंसंट्रेशन अर्थ सरफेस के करीब ज़्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपको पता है आज़ाद है, कभी ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, और जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या डालेंगे, प्रेशर। एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो फोर्स डालेंगे एक दूसरे पे, और फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर। मतलब यहाँ गैसेस की वजह से क्या होगा, प्रेशर। अब बच्चों यहाँ पे अर्थ सरफेस के करीब गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे बताओ, आप लोगों में से 5 लोग हों और एक रूम में 10 लोग हों, तो जहाँ पे 10 लोग होंगे वो डोर पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, और जहाँ पे 5 लोग होंगे वो डोर को खोलने के लिए प्रेशर कम डालेंगे। सेम यहाँ पे अगर गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो ये गैसेस की वजह से होने वाला प्रेशर भी ज़्यादा, और अगर थोड़ा ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में तो गैसेस की कंसंट्रेशन कम और प्रेशर भी कम, और थोड़ा और ऊपर जाएंगे। इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में कुछ लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में एक गैस है ऑक्सीजन, हम उसी को इनहेल करते हैं। अब अर्थ सरफेस के करीब यहाँ चूँकि गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी ज़्यादा होगा, सांस लेना इतना आसान होगा। लेकिन जब हम ऊपर पहाड़ी एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में जाएंगे तो गैसेस की कंसंट्रेशन चूँकि कम होगी तो गैसेस में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन है उसकी भी कंसंट्रेशन कम होगी। इसी वजह से गैसेस की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हिली एरियाज़ पे कुछ लोगों को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से ऊपर, गैसेस की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से प्रेशर भी कम होता जाएगा, और ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर है इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों। तो अर्थ सरफेस के करीब गैसेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और थोड़ा और ऊपर जाते जाएं तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। अब बच्चों स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे प्रेशर है, इसको मेजर करने के लिए भी तो कोई हमें स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे
हम मैस वज़न लेते हैं तो जो शॉपकीपर है वो तराजू की एक साइड पे क्या रखता है, एक वो बाट होता है, एक पत्थर होता है, बाट होता है 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलोग्राम का, वो बाट रखता है, वो स्टैंडर्ड है। वो क्या है वहाँ पे स्टैंडर्ड, वो 1 किलोग्राम का बाट, 2 किलोग्राम का बाट, वो वहाँ पे क्या है स्टैंडर्ड। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए भी तो कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब साइंटिस्ट ने वो स्टैंडर्ड क्या बनाया, साइंटिस्ट ने वो स्टैंडर्ड बनाया 1 ATM 1 ATM प्रेशर क्या बनाया साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड। जैसे मैथ्स को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, 1 किलोग्राम को स्टैंडर्ड रख लिया, 2 किलोग्राम को स्टैंडर्ड रख लिया, और उसके कंपैरिजन में जो है मैस मेजर किया जाता है। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM। बच्चों अब ये 1 ATM प्रेशर होता कितना प्रेशर है, देखो सपोज ये मेरे पास कोई स्केल है और ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये बच्चों 15 सेंटीमीटर का स्केल है। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर। अगले 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 10 मिलीमीटर। तो अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है और हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो ये टोटल कितने मिलीमीटर्स हो गए, 150 मिलीमीटर। मतलब ये स्केल 150 मिलीमीटर का स्केल है। अब बच्चों ये मैंने क्यों बताया, देखो ये इतना सा स्केल 150 मिलीमीटर का है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम 760 मिलीमीटर का एक कॉलम ले लें, एक कॉलम बच्चों पता है क्या होता है, बिल्कुल ये जैसे मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ये इसी तरह होता है, और आप समझो कि ये अंदर से होलो होता है, खाली होता है। जैसे ये तो अंदर से मटेरियल है ना, इसके अंदर कॉलम्स अंदर से एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, यूँ समझो ट्यूब्स होती हैं। वो कहता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना प्रेशर है, कितना है 760 मिलीमीटर लंबाई का अगर एक कॉलम लिया जाए, 760 मिलीमीटर हाइट का एक यूं कॉलम लिया जाए, यूं बिल्कुल जैसे मैंने पेंसिल रखी हुई कॉलम लिया जाए, और 760 मिलीमीटर हाइट का ये कॉलम किससे फिल हो, मरकरी से फिल हो। किससे फिल हो, मरकरी से फिल हो। तो 760 मिलीमीटर हाइट का एक मरकरी कॉलम अगर यूं खड़ा होगा तो वो लाजमन कोई प्रेशर डालेगा। देखो ये मेरे हाथ पे मैंने स्केल रखा, ये स्केल मेरे हाथ पे फोर्स डाल रहा है, और फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, मतलब मेरे हाथ क्या बेयर कर रहा है, प्रेशर बेयर कर रहा है। हाँ ये प्रेशर बहुत कम है, मेरे हाथ को फील नहीं हो रहा है, बट ये प्रेशर डाल रहा है। इवन अगर ये मेरे हाथ पे पेन रख दिया जाए तो ये पेन भी यहाँ पे फोर्स डाले, एंड फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। इसी तरह अगर 760 मिलीमीटर हाइट का एक मरकरी कॉलम यूं खड़ा है तो वो भी क्या डालेगा, प्रेशर। क्या डालेगा, प्रेशर। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि 1 ATM प्रेशर इतना प्रेशर है जितना कि 760 मिलीमीटर हाइट का एक मरकरी कॉलम प्रेशर सी की सरफेस के ऊपर, कहाँ भला, सी सरफेस के ऊपर डालेगा। इतने प्रेशर को क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों साइंटिस्ट ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड को बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना प्रेशर है, वो कहते हैं कि 760 मिलीमीटर हाइट का एक मरकरी कॉलम सी की सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर डालता है उतने प्रेशर को क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों प्रेशर को मेजर करने के और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे ATM एटमॉस्फेयर, जैसे mm ऑफ Hg, जैसे बच्चों टॉर भी एक यूनिट है, टॉर भी प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर हाइट मरकरी कॉलम के प्रेशर के बराबर का प्रेशर है। तो टॉर यूनिट में कितने प्रेशर के बराबर होगा, टॉर यूनिट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर के बराबर है,
760 बच्चों टॉर्क के बराबर। और प्रेशर का एक और यूनिट भी है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में कितने प्रेशर के बराबर है? 101,325 प्रेशर के बराबर है। और एक और यूनिट भी है प्रेशर का, पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल यूनिट में कितने पास्कल के बराबर है? 101,325 पास्कल के बराबर, 101,325। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm ऑफ Hg यूनिट में कितने mm ऑफ Hg के बराबर है? 760। टॉर यूनिट में कितने टॉर के बराबर है? 760। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर है? 101,325। और पास्कल यूनिट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के बराबर है? 101,325 पास्कल के बराबर। और बच्चों जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेंटीमीटर Hg यूनिट में 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर है। 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर कैसे? देखो 15 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं? 150 मिलीमीटर। तो 760 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। तो 1 atm प्रेशर मिलीमीटर Hg मरकरी का जो कॉलम होगा 760 मिलीमीटर Hg हाइट का जो मरकरी कॉलम होगा, अगर उसको सेंटीमीटर में लिखें तो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 76 सेंटीमीटर। हाइट का जो मरकरी कॉलम प्रेशर डालता है वो कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों यहाँ से हम एक और चीज़ भी देखेंगे। देखो 760 mm ऑफ Hg प्रेशर टॉर यूनिट में कितने टॉर के बराबर है? 760 टॉर के बराबर। तो बच्चों अगर 760 mm ऑफ Hg 760 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के प्रेशर टॉर यूनिट में कितने टॉर के बराबर है? 760। तो अगर 760 mm ऑफ Hg 760 टॉर के बराबर है तो मतलब 1 mm ऑफ Hg कितने टॉर के बराबर है? 1 टॉर के बराबर। 760 के बराबर है 560 mm ऑफ Hg 560 टॉर के बराबर है तो 1 mm ऑफ Hg 1 टॉर के बराबर है। यहाँ से हमें एक चीज़ ये सीखने को मिली। और बच्चों एक और चीज़ यहाँ से देखो 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर 1 पास्कल यूनिट में कितने पास्कल के बराबर है? 101,325। तो 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पास्कल यूनिट में कितने पास्कल के बराबर है? 101,325 पास्कल के। तो अगर 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर 101,325 पास्कल के बराबर है तो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर फिर कितने पास्कल के बराबर होगा? 1 पास्कल के। और 500 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर 500 पास्कल के ही बराबर होगा।